Hello friends. So welcome you all to our today's video. In this we are going to discuss about 130th Amendment Bill. रिसेंटली हमारी केंद्र सरकार लोकसभा में लेकर के आई है 130th Amendment Bill 2025। ये इसका एम क्या है? ये डायरेक्ट हिट करता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स पे। और इससे हमारे ऑल ओवर द कंट्री एक डिबेट छिड़ी हुई है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अपोजिशन पार्टी को दबाने के लिए ये बिल लेकर के आई है। ओपोजिशन का कहना है कि ये हमारे मिनिस्टर्स या सीएम को हटाने के लिए ईडी या सीबीआई के थ्रू ये सेंट्रल गवर्नमेंट या बीजेपी गवर्नमेंट की चाल है। तो आज हम समझेंगे इस पूरे बिल को डिटेल में, इश्यूज क्या क्या है, चैलेंजेस क्या क्या है, फीचर्स क्या क्या है इसके, और एंड में वे फॉरवर्ड क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, बिल को इंट्रोड्यूस करा था 20 अगस्त 2025 को लोकसभा में। और इसमें क्या प्रोविजन है? इफ एनी मिनिस्टर, सीएम और पीएम रिमेन इन कस्टडी फॉर मोर देन 30 कंसेक्यूटिव डेज, लगातार 30 दिनों से या 30 दिन से ज्यादा कोई भी सीएम, मिनिस्टर या पीएम अगर वो कस्टडी में रहते हैं तो ही मस्ट रिजाइन और विल बी ऑटोमेटिकली रिमूव। वो एक तरह से उनको रिजाइन करना पड़ेगा, या अगर उन्होंने रिजाइन नहीं करा तो गवर्नर या प्रेसिडेंट के पास पावर है कि उनको रिमूव कर देंगे। अब ये जो जो हमने देखा है 30 कंसेक्यूटिव डे पे रिमूव करने का, ये सिर्फ उन ऑफेंस पे लागू होगा जो कि 5 साल या 5 साल से ज्यादा की पनिशमेंट देते हैं। पर हमारे यहाँ पर 5 या 5 से ज्यादा साल की कुछ छोटे छोटे क्राइम्स में भी सजा मिल सकती है। तो ये भी एक डिबेटेबल इशू है कि आपको क्राइम जस्टिफाई करना, मतलब बताना था एक तरह से कि ये क्राइम में 5 या 5 ईयर्स से ज्यादा की अगर पनिशमेंट मिली तो उनको एक तरह से अपना जो क्राउन है या फिर अपनी पोजीशन है उसको छोड़ना पड़ेगा। अब प्रिवेंट करप्शन, इसका एम देख लेते हैं हम। टू प्रिवेंट करप्ट लीडर फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस वाइल इन जेल एंड रिस्टोर पब्लिक ट्रस्ट इन द गवर्नेंस। तो बिल का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है कि भ्रष्ट या अपराध में फंसे नेता जेल में रहते हुए भी सत्ता का आनंद या सत्ता ना चला पाए। तो ये जरूरी क्यों था? तो ये जरूरी इसलिए था क्योंकि वाई दिस इज नीडेड, बिकॉज अभी तक भारत में कई ऐसे हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं जहां जेल में बंद नेता भी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। रिसेंटली हम दिल्ली का एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिल्ली में हमारे लास्ट ईयर जब अरविंद केजरीवाल एक तरह से जेल में थे, तो दिल्ली की जो गवर्नमेंट थी वो जेल से ही चल रही थी। तो वे जेल से ही अपना आदेश भेजते हैं, पार्टी के जो निर्णय है वो भी एक तरह से प्रभावित करते हैं। और कभी कभी जो कैबिनेट बनती है हमारी, मतलब उस गवर्नमेंट की, तो उसको रीशफल तक करने में दखल दे देते हैं कि मतलब कौन सा मिनिस्टर कौन सी पोजीशन एक्वायर करेगा। तो ये सारा कुछ हो रहा था, इस वजह से एक तरह से जेल से सरकार कैसे चल सकती है, तो इसको हटाने के लिए ये सब बताया गया। और कुछ अगर एग्जाम्पल्स हम देखें, अरविंद केजरीवाल दिल्ली में तो हमने देखा ही था। लालू प्रसाद यादव, जो लालू प्रसाद यादव थे, एक तरह से वो फॉर्डर स्कीम में जो चारा घोटाला था उसमें कन्विक्ट के बाद भी आरजेडी के भीतर उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि वो सीएम कौन बनेगा, कौन से मिनिस्टर को कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा, ये सब वही डिसाइड करते थे। तो एक तरह से यहाँ पे पावर और ये सब वो जेल में बैठे बैठे चला रहे थे। और अगर हम 2014 में जयललिता जी की सरकार थी तमिलनाडु में, तो जब वो करप्शन चार्ज में जेल गई थी तब भी पार्टी और राज्य की सारी कमान उन्हीं के हाथ में थी। तो ये इस टाइप की जो सिचुएशन है, इससे क्या है, पब्लिक का अपने लीडर्स पे भरोसा उठता है, गवर्नमेंट से भरोसा उठता है। तो ये जो बिल है ये सब कैसे रुकेगा, इन सबको कैसे रोकेगा? तो इस बिल में क्या होता है, 30 डेज
30 डेज या 30 डेज से ज्यादा की अगर कस्टडी हो गई तो ऑटोमेटिक रिमूवल के प्रावधान दिया है। ठीक है, ऑटोमेटिक रिमूवल। और उसके साथ इसका मतलब यह होगा कि जब भी नेता चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अगर जेल में है तो गवर्नेंस से तो वो बाहर ही रहेगा। ठीक है। और और अगर हमने मतलब ये एम क्या करता है, क्यों लेकर के आई है सरकार इस बिल को, क्योंकि ये एक तरह से रिस्टोर करता है पब्लिक का ट्रस्ट, टू रिस्टोर पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नेंस। तो जब जनता देखेगी कि कानून कानून ने जो मतलब नेता है जो कानून बना रहे हैं वो उतना ही लागू हो रहा है जितना आम नागरिक पर, तो विश्वास तो मजबूत अपने आप हो जाएगा, क्योंकि इनको भी लग रहा है ना कि अगर बिल बनाया है तो इसको लागू करके मिनिस्टर एक तरह से अपनी जो पोजीशन है उस पोजीशन से हट रहे हैं, तो एक तरह से लोगों का भरोसा बढ़ेगा। भ्रष्ट नेता जो रहते हैं सत्ता में, उनको डेमोक्रेसी की लेजिटिमेसी कमजोर करती है उनके प्रेजेंस से। ठीक है, अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड है और वो एक तरह से मिनिस्टर की पोजीशन होल्ड करेगा तो एक तरह से इसमें हमारी डेमोक्रेसी जो है उसकी लेजिटिमेसी वीक ही होगी। यह मतलब एक तरह से ये बिल क्या कह रहा है, नो वन इज अबाउ द लॉ। मतलब लॉ जो है वही सुप्रीम है इन अवर इंडिया। नो मिनिस्टर पीएम सीएम शुड बी अबाउ अवर लॉ। तो अब हम देख लेते हैं ये जो अमेंडमेंट बिल सरकार लेके आई है ये कौन से आर्टिकल्स के बेसिस पे गवर्नमेंट लेके आई है, कौन से आर्टिकल्स फुलफिल कर रहा है इन बिल्स को। तो जैसे हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 75(1). अब ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है ये क्या बोलती है, जैसे कि यूनियन मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो जो प्राइम मिनिस्टर है इट शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर आल्सो विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो द मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अब एक तरह से प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट यहाँ पे हम बोलते हैं, बट यह बिल कहता है कि अगर कोई मिनिस्टर 30 दिन से ज्यादा कस्टडी में रहता है तो प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाएगी कि वो अगर मतलब अगर उसने कुर्सी छोड़ दी तो ठीक है, बट अगर उसने कुर्सी नहीं छोड़ी तो प्रेसिडेंट के पास पावर आ जाएगी कि वो उसको हटा सकते हैं। अगर पीएम का भी अगर ऐसा होगा तो प्रेसिडेंट पीएम को हटा सकते हैं। तो यानी प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट अब एक तरह से लीगल रूल बन जाएगा इस बिल को एक्ट बनने के बाद। दूसरा अगर हम देखते हैं इसी तरह से स्टेट लेवल पे भी होता है आर्टिकल 164 सब क्लोज 1। इसमें क्या दिया है, स्टेट मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। तो जो चीफ मिनिस्टर है वो अपॉइंट करेंगे गवर्नर, और जो दूसरे मिनिस्टर्स रहेंगे उनको कौन अपॉइंट करेगा, गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। बट और ये आर्टिकल बोलता है दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। अब अगर कोई सीएम या मिनिस्टर कस्टडी में हो तो गवर्नर को भी यहां पर एक तरह से लीगल ये रूल बन गया या कॉन्स्टिट्यूशनल पावर बन गई कि गवर्नर भी चाहे तो उस इंसान को हटा सकता है या सीएम को हटा सकते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कोई मंत्री सीरियस क्रिमिनल में चार्ज में कस्टडी में है, तो तब गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनली पावर रहेगी अगर ये एक्ट बन गया कि वो एक तरह से इनको रिमूव कर देगा। तो अभी तक तो ये डिस्क्रिशनरी थे, बट अब ये लीगल रूल बन जाएंगे अगर ये बिल एक्ट बन जाएगा। इसी तरह से आर्टिकल 239 ए सब क्लोज 5, ये दिल्ली में जो मिनिस्टर्स है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है सीएम है उनकी बात करते हैं कि वो भी होल्ड करते हैं अपना ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। अगर वहां भी कोई मिनिस्टर है जो 30 या 30 दिन से ज्यादा के लिए
कन्विक्ट हो गया या फिर जेल चला गया, तो उनको भी प्रेसिडेंट के पास पावर रहेगी, लीगल रूल रहेगा, अगर वो अपनी पोजीशन नहीं छोड़ेंगे तो उनको रिमूव कर दे। जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हैव स्ट्रेस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड प्रायोरिटी। तो देखो, सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रोविजन की जो इंटरप्रिटेशन करते हुए बार बार कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड प्रॉपर्टी पर जो जजमेंट दिए हैं, वो हम हमारे नेक्स्ट वाले स्लाइड में देखेंगे कि रिसेंट जो जो लॉज थे, ये जो लॉ बना है वो किसके बेसिस पे बना है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस के बेसिस पे। तो हम वही केसेस देखते हैं। शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1974 में यहाँ पर जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कहा था कि जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर एक्ट ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे उनके बेसिस पर ही जो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर है वो काम करेंगे। ठीक है। सेकंड वाला है एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994। इट सेज द एम्फेसिस कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एज द गाइडिंग प्रिंसिपल। अब यहाँ पर मोरालिटी की बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो हम जैसे अगर पहले वाले में देखें शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो इसमें प्रेसिडेंट और गवर्नर इंडिपेंडेंट अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो काम करते हैं ऑन द एक्ट ऑफ एडवाइस ऑफ सीओए, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही। पर अगर यह बिल एक्ट बन जाता है तो यह बताता है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट या गवर्नर एक्चुअल मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी पर ही निर्भर करेंगे। अब यह बिल उस अकाउंटेबिलिटी को और सख्त बना देगा, मतलब इसको लीगली रूल बना देगा। ठीक है। एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 में, अब यहां पर वापिस से कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात हुई है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ गाइडलाइन और प्रिंसिपल्स का बोला है, मतलब एक स्ट्रिक्ट तरीके से नहीं बोला था, ये 1994 में है। तो इस टाइप के जजमेंट्स भी आपको याद रखने हैं ताकि आप आपके मेंस में आंसर राइटिंग में लिख सको। तो इस जजमेंट में जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और फेडरलिज्म को अपहोल्ड करना है, और मिनिस्टर्स जेल में रहकर पद पर बने रहते हैं, तो इसी वजह से मोरालिटी के अंदर रहकर उनको वो पद को छोड़ देना चाहिए। दे शुड लीव देयर पोस्ट। ठीक है। अब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ प्रिंसिपल्स बनाए थे, बट अगर ये एक्ट बन गया तो ये भी लीगली बाइंडिंग हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट केस देख लेते हैं हम, मनोज नारूला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 2014। पर्सन विद सीरियस क्रिमिनल चार्जेस शुड नॉट बी ए मिनिस्टर। अब इसमें कहा था कि जो इंसान ऑलरेडी सीरियस चार्जेस से है जिस पर, वो एक तरह से मिनिस्टर नहीं बन सकता। मिनिस्टर ऐसे लोग होने चाहिए जिनका इंटीग्रिटी पर डाउट जनता ना करे। दे शुड हैव इंटीग्रिटी। ठीक है। एक तरह से लोग उन पे डाउट ना करें, जिससे क्या है डेमोक्रेसी की और वैल्यू बढ़ेगी। अब बिल इस जुडिशियल एडवाइस को प्रैक्टिकली लागू कर देगा। इट इज द, ठीक है, प्रैक्टिकली लागू करता है। और अब क्रिमिनल कस्टडी में जो मिनिस्टर है उनको एक तरह से अपना जो पोस्ट है, पद है, उसे छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं केस लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2013 में पास हुआ था। अब इसमें क्या कहा था, तो कोई भी एमपी या एमएलए, ठीक है, अगर कन्विक्ट होता है तो उसकी मेंबरशिप तुरंत उसी वक्त खत्म हो जाएगी, मतलब उसकी मेंबरशिप उसी वक्त खत्म हो जाएगी। तो इसका रेलिवेंस क्या है, तो ये जो बिल है इस प्रेसिडेंट से आगे बढ़ता है और यह कहता है कि सिर्फ कन्विक्शन नहीं बल्कि कस्टडी भी अगर हो जाए तो उससे रिमूवल हो जाएगा। तो यहां पर तो देखो एमपीज और एमएलए, और ये जो एक्ट बना है ये सीएम, मिनिस्टर और पीएम के लिए बना है। तो
एक तरह से आपको डिस्क्रिमिनरी नहीं लग रहा है? एमपी एमएलए कब क्वालिफाई होंगे? जब वो कन्विक्शन है, एक तरह से उन पे गिल्टी है और वो प्रूव हो जाएगा, उसके बाद उसको उनको इमीडिएटली वो पद छोड़ना पड़ेगा। बट इस एक्ट के अंडर में सीएम, मिनिस्टर एंड पीएम, इन लोगों को मतलब 30 दिन हो गए, अगर प्रूव नहीं भी हुआ तो भी उन लोगों को पद को छोड़ना पड़ेगा। तो ये सारे जो केसेस थे, सुप्रीम कोर्ट ने जो बार बार कहा था कि सत्ता में केवल वही लोग होने चाहिए जिनका जो है इंटीग्रिटी हो और चरित्र साफ हो और जिनका भरोसा हो जनता का जिनके ऊपर, ठीक है। तो ये जो चारों केस है ये एक ही बात दोहराते हैं कि गवर्नेंस मस्ट बी क्लीन एंड अकाउंटेबल अकाउंटेबल एंड मोरल। तो ये एक तरह से क्लीन, मोरल एंड अकाउंटेबिलिटी की ही यहां पर बात करते हैं। अब हम देख लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बिल। बिल एक तरह से किस तरह से स्ट्रेंथन करता है हमारी डेमोक्रेसी को, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग स्टेप अगेंस्ट द करप्शन। अब ये बिल एक तरह से करप्शन को फाइट करने के लिए लाया गया है, ये तो हमें दिख रहा है। प्रिवेंट जेल लीडर फ्रॉम कंटिन्यूइंग इन पावर। एक तरह से हम देखते हैं जो लोग हैं जो पार्षद का चुनाव जीत जाते हैं, एमएलए का चुनाव जीत जाते हैं, तो वो लोअर स्टेज में विद देयर पावर एंड मनी वो यहां से तो जीत जाते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि उनको और आगे मिनिस्टर लेवल तक ना पहुंचने दिया जाए। तो ये बिल उसको भी, उस गाइडलाइन को भी एक तरह से इन्फोर्स करने का काम करता है। री इन्फोर्स अकाउंटेबिलिटी इन एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ऑलरेडी आएगी, ठीक है। रिफ्लेक्ट जुडिशियल इम्पेसिस ऑन द इंटीग्रिटी इन गवर्नेंस। अब यहाँ पे जुडिशरी की भी बात हो रही है। जुडिशरी इज ऑल्सो टेकिंग एक्शंस इन द अकाउंटेबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब हम देख लेते हैं की फीचर्स क्या है, व्हाट डज द बिल सेज। बिल क्या बोलता है? तो बिल बोलता है हु इज अफेक्टेड, अफेक्ट कौन कौन हो रहा है। तो हमने देखा है पीएम, ओके, और यूनियन मिनिस्टर, आफ्टर दैट सीएम, स्टेट मिनिस्टर, और इसके साथ साथ दिल्ली के सीएम एंड दिल्ली मिनिस्टर्स। ये एक तरह से सारे जो मिनिस्टर्स हैं और पीएम एंड सीएम है उनको वो डायरेक्ट इस बिल से अफेक्ट होंगे। यानी कि यह बिल सिर्फ एमपीज या जो एमएलएज है उन पर नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव विंग पर लगेगा, ठीक है। डायरेक्ट ये मोस्ट पावरफुल पीपल्स होते हैं, ये होती है एग्जीक्यूटिव विंग जो कि सारी पॉलिसी फ्रेम करती है एक तरह से और उसको इफेक्ट में लाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रिगर कंडीशन। कंडीशन क्या क्या है, ठीक है। तो जैसे जब कोई भी जो पीएम है या फिर सीएम है, ठीक है, या मिनिस्टर है, वो किसी क्रिमिनल चार्जेस या जो चार्जेस जिसमें 5 या 5 से ज्यादा साल की सजा होती है, उसमें जो ऑफेंस में गिल्टी पाए गए हैं, गिल्टी पाना ही नहीं मतलब एक तरह से वो अगर अरेस्ट भी हो गए और लगातार 30 दिन तक उनको बेल नहीं मिली, दे डिडंट गो बेल विद इन 30 और मोर डेज, तो ये बिल उन पर लागू होगा। और अगर कस्टडी का हम देखें तो कस्टडी किन काइम पर, ऐसे ऑफेंस जिनकी सजा कम से कम 5 हो या 5 साल से ज्यादा हो। तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो गए, अब हम देख लेते हैं इनके परिणाम। तो एक तरह से मिनिस्टर्स जो हैं उनको अनिवार्य रूप से एक तरह से उनका इस्तीफा देना है। अगर वह रिजाइन नहीं करते तो उनको एक तरह से ऑटोमेटिकली पद से हटा दिया जाएगा, इधर बाय द गवर्नर और प्रेसिडेंट। स्टेट के केस में गवर्नर एंड सेंट्रल के केस में एंड दिल्ली एंड सेंटर के केस में प्रेसिडेंट उनको। अब
नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या बोलता है, रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है तो ठीक है। अगर कोई मतलब अगर 30 दिन या 30 दिन से ज्यादा के लिए कोई किसी को रिजाइन करना पड़ा, अगर वो बाद में गिल्टी प्रूव नहीं हुआ तो क्या वो वापस से अपॉइंट हो सकता है? अगर वो बेल पर पे आ गए हैं तो फिर क्या वो उनको अपॉइंट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। अगर वह व्यक्ति बाद में बेल पर बाहर आ जाता है या बरी हो जाता है तो उसे दोबारा मंत्री बनाया जा सकता है। तो जैसे अगर एग्जाम्पल देखें तो अगर कोई जो सीएम है वो करप्शन में 2 महीने कस्टडी में रहा और फिर जो है बेल पर बाहर आ गया, तो थ्योरेटिकली वह फिर से सीएम बन सकता है। ठीक है। अदर एरियाज कवर्ड, और क्या क्या कवर करता है? यहां हमने ऊपर देखा था प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर की हमने ऊपर आर्टिकल्स में बात करी। ठीक है, जो हमने गवर्नर्स के ऊपर बात करी थी, एक तरह से उनका जो डिस्क्रिशनरी पावर था उसको एक तरह से ये लीगल रूल बना देता है। ठीक है। अगर 30 दिन के अंदर विथ इन दैट मिनिस्टर और पीएम और सीएम ही डिडंट रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, देन दे कैन टेक एक्शन एंड दे कैन रिमूव देम। तो यह एक तरह से पब्लिक ट्रस्ट को रिस्टोर करने के लिए अकाउंटेबिलिटी क्लोजेस जो है वो ऐड करे गए हैं। अब हम देख लेते हैं पैसेज रिक्वायरमेंट। अब इस बिल को पास करके एक्ट बनने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है? तो आर्टिकल 368 बोलता है क्या, किसी भी एक्ट को मतलब किसी भी बिल को एक्ट बनाने के लिए अमेंडमेंट की बात करता है। तो अमेंडमेंट सिंपल अमेंडमेंट होता है और दूसरे में होता है स्पेशल मेजोरिटी, जिसमें कि 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होती है ऑफ टोटल मेंबरशिप। यानी कि स्पेशल मेजोरिटी इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, और जिसमें कि लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग होगी। एंड किसकी? मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स की। तो एक तरह से यहाँ पर ये स्पेशल मेजोरिटी में पास हो रहा है। और इसी के साथ साथ हमने देखा है कि ये स्टेट्स को भी हिट कर रहा है, मतलब उसको भी इफेक्ट कर रहा है। तो रेटिफिकेशन बाय एट लीस्ट हाफ स्टेट्स आर नीडेड, मतलब आधी स्टेट्स का रेटिफिकेशन इसमें रिक्वायरमेंट है। तो ये एक तरह से हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को डायरेक्ट मतलब उसमें इंटरफियर कर रहा है। अब हम इसके कुछ इश्यूज एंड कंसर्न देख लेते हैं, क्या क्या इश्यूज एंड कंसर्न है जो कि ओपोजिशन पार्टी या जो मीडिया है, जर्नलिस्ट है, वो उठा रहे हैं। तो सबसे पहले तो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस, आर्टिकल 21 इट वायलेट रिमूवल ऑन अरेस्ट एंड नॉट कन्विक्शन। देखो, हम ये बिल कहता है कि अरेस्ट, और जो कि अरेस्ट होगा और कस्टडी की बात करता है। अगर कोई मिनिस्टर पीएम सीएम कस्टडी में जाए या 30 दिन या 30 से ज्यादा दिन के लिए कस्टडी या अरेस्ट हो जाए तो उनकी मेंबरशिप चली जाएगी। पर संविधान का आर्टिकल 21 क्या कहता है? ये कहता है राइट टू लाइफ एंड लाइफ, राइट टू लाइफ है ये। ठीक है, एक तरह से ये फंडामेंटल राइट है। एंड लिबर्टी। और कन्विक्शन के केस में क्या कहता है ये मानता है इनोसेंट until proven गिल्टी।
मतलब जब तक अदालत आपको कन्विक्ट करार नहीं दे देती आप गिल्टी नहीं माने जाओगे। तो ये डायरेक्टली आर्टिकल 21 ऑफ दैट मिनिस्टर उसका जो है ये हनन है, उसके जो उसको पावर मिली है आर्टिकल 21 से। तो एग्जाम्पल, अगर किसी मंत्री को पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस में अरेस्ट कर लिया गया और वह 30 दिन कस्टडी में रहा, तो बिना कोई दोष सिद्ध हुए उसको एक तरह से मिनिस्ट्रियल जो करियर है उसका वो तो खत्म हो गया। अभी हम रिसेंटली देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल को, ही इज नो मोर द सीएम, बिकॉज एक तरह से उनकी जो नेगेटिव इमेज है वो ऑल ओवर द पब्लिक के सामने आ गई थी। तो ये एक तरह से क्या करता है, करियर ही खत्म कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, असिमेट्री। एमपी एमएलएज आर डिस्क्वालिफाइड ओनली आफ्टर कन्विक्शन बट मिनिस्टर अंडर दिस बिल रिमूव ऑन डिटेंशन। तो हमने ऊपर ही बात करी थी कि जैसे एमपी और एमएलएज के लिए क्या प्रावधान है, वो तभी डिस्क्वालीफाई होंगे जब उनको कन्विक्शन, एक तरह से जुडिशियरी उनको कन्विक्ट घोषित नहीं कर देती, तब जाके वो होंगे डिस्क्वालीफाई। बट अगर हम इस बिल को देखेंगे तो इसमें जो मिनिस्टर्स है वो बिना ट्रायल, एक तरह से बिना कोर्ट के फाइनल जजमेंट से पहले ही अगर वो डिटेन हो जाते हैं 30 दिन के लिए, तो वो एक तरह से रिमूव हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं उस पोस्ट के लिए। पॉलिटिसाइजेशन रिस्क ये भी है, पीएम और सीएम कैन मिसयूज एडवाइस पावर, प्रोटेक्ट एलाइज और टारगेट राइवल्स। तो एक तरह से अगर हम देखते हैं ये पीएम सीएम या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर काम करते हैं, मतलब ये जो मेन बॉडीज होती है, ठीक है, वो पीएम के कहने पे बात करती है। जैसे सरकार, हम एग्जांपल ले लेते हैं, बॉडीज का नाम पुलिस हो गई, ईडी हो गई और सीबीआई हो गई। ये एजेंसीज जो है ये मिसयूज करके जो विरोधी पार्टी है उनको अरेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है, कस्टडी में डलवा सकती है। तो अगर एग्जाम्पल देखें तो कई बार देखा गया है कि जैसे ओपोजिशन लीडर को लंबे समय तक एक तरह से प्रिवेंटिव डिटेंशन या करप्शन मामलों में कस्टडी में रखा जाता है। एग्जाम्पल हम अरविंद केजरीवाल को ही देख लेते हैं, जो लास्ट ईयर का ही केस था, ठीक है। तो एक तरह से अगर ये बिल उस वक्त एक्ट होता तो उनको सीएम की पोस्ट से रिजाइन करना पड़ता। अब हम देख लेते हैं वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड क्या क्या है, ठीक है, सॉरी, वे फॉरवर्ड से पहले हमारे दो पॉइंट और छूट गए। इनस्टेबिलिटी, रिवॉल्विंग डोर्स, रिजाइन ऑन डिटेंशन, रिजॉइन आफ्टर बेल। अब यहाँ पे इनस्टेबिलिटी कैसे आ गई, इनस्टेबिलिटी की अगर हम देखें तो सोचो, अगर जैसे कोई भी मिनिस्टर है वो कन्विक्ट हो गया, कन्विक्ट हो गया 30 दिन के लिए और वहां से वो रिमूव कर दिए गए उनकी पोजीशन से, बट आफ्टर बेल, अगर उनको जब बेल मिली तो वो वापिस से उस पोस्ट पे आकर के बैठ जाएंगे। तो जिससे क्या है, गवर्नमेंट में जो है वो अनस्टेबिलिटी आ जाएगी, गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल होगी। तो यहाँ पर एग्जिट हुआ, फिर एंट्री हुई, तो एक तरह से यहाँ पे अनस्टेबिलिटी का डर है, ठीक है। लास्ट पॉइंट अगर हम देखें और बात करें तो वो बोलता है ओवर ब्रॉड स्कोप इंक्लूड्स इवन सॉरी रिलेटिवली मिरर ऑफेंस विथ 5+ ईयर पनिशमेंट। अब इसका क्या मतलब है कि देखो, भारत में ऐसे कई अपराध है जिनकी पनिशमेंट 5 साल से ज्यादा है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे अपराध है, अगर एग्जाम्पल देखेंगे, प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करने से भी 5 या 5 साल से ज्यादा की जेल हो सकती है, ठीक है। और अनलॉफुल असेंबल, अगर मतलब एक तरह से डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को इन्फॉर्म किए बगैर असेंबल हो गए अनलॉफुल तरीके से, तो वहां पर भी ये पनिशमेंट है। तो अब इतनी छोटी पनिशमेंट के लिए आप पीएम या फिर सीएम या फिर मिनिस्टर को रिजाइन करने के लिए कैसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये भी एक तरह से इशू है। तो
अगर एग्जाम्पल देखें तो प्रोटेस्ट और अनलॉफुल असेंबली से कुछ जुड़े हुए 5 से ज्यादा साल के लिए सजा का प्रावधान है। ठीक है, तो अगर किसी नेता को ऐसे मामले में अरेस्ट कर लिया गया तो उसे भी इस बिल के तहत हटाना पड़ेगा। ठीक है, एक तरह से उनके पूरे राइट्स का हनन है यहाँ पे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, वो हम अगली स्लाइड में देख लेते हैं। व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस बिल, मतलब इसमें और क्या प्रावधान किए जाए जो कि इसमें जो इरेगुलरिटीज दिख रही है वो खत्म हो जाए। तो फर्स्ट तो है लिंक रिमूवल टू फ्रेमिंग ऑफ चार्ज नॉट मर अरेस्ट। अब सबसे पहले तो ये वही बात हो गई कि जब तक गिल्ट प्रूव ना हो जाए तब तक उनपे एक तरह से आप इस टाइप से उनको पोजीशन से रिमूव नहीं कर सकते। पहला पॉइंट तो यही बोल रहा है कि अब जैसे अभी जो बिल कहता है, क्या कहता है कि कस्टडी ऑफ 30 डेज होने पर ही रिमूवल हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन दे रहे हैं हम इनको कि जो रिमूवल है उनका आधार होना चाहिए फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस बाय कोर्ट। एक तरह से कोर्ट चार्जेस बनाए उसके बेसिस पर ही इनका रिमूवल हो। जैसे कि एग्जांपल, अगर किसी मंत्री को पॉलिटिकली मोटिवेटेड अरेस्ट में अरेस्ट किया गया है, कस्टडी में रखा गया है, पर कोर्ट चार्ज फ्रेम नहीं किया, तो इसके तहत जो रिमूवल है वो क्या होगा, वो होगा अनफेयर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशियल ट्रिब्यूनल रिव्यू टू एंश्योर फेयरनेस। अब यहां पर ये एक तरह से इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल सेटअप करने की बात कर रहे हैं या फिर जुडिशियल रिव्यू की बात कर रहे हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में जैसे इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्टोरल डिस्प्यूट में खुद ही अपना इंडिपेंडेंट रेफरी जिसमें अभी हमारा जो इलेक्शन कमीशन है ये ऑलरेडी वोट चोरी के इल्जाम में फंसा हुआ है, जो हमारी ओपोजिशन पार्टी है उनके द्वारा। तो एक तरह से अगर हम इसी तरह से एग्जांपल ले तो वो एक तरह से इंडिपेंडेंट रेफरी है किसी भी इलेक्टोरल डिस्प्यूट के लिए। वैसे ही एक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्राइब्यूनल होना चाहिए जो मिनिस्टर्स के डिस्क्वालिफिकेशन की जांच कर सके, एक तरह से उनको एग्जामिन कर सके उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे। ठीक है, और विद इन अ टाइम फ्रेम अपना रिजल्ट दे ताकि पेंडिंग केसेस ना हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं प्रोवाइड सस्पेंशन ऑफ मिनिस्ट्रियल फंक्शन इंस्टेड ऑफ आउटराइट रिमूवल। अब ये बोलते हैं कि कुछ पूरी तरह से उनको रिमूव मत करो, मतलब एक तरह से उनको सस्पेंड कर दो कुछ वक्त के लिए। अगर वो गिल्टी प्रूव हो गए तो उनको रिमूव कर दो, इफ दे आर नॉट देन अंटिल दैट वो एक तरह से सस्पेंड रहेंगे। नेक्स्ट क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, रेस्ट्रिक्ट स्कोप टू सीरियस क्राइम्स, करप्शन, मोरल टर्प्यूटेड एंड नेशनल सिक्योरिटी। तो ये अभी हमने ऊपर देखा कि सिर्फ अगर दंगे हो गई, दंगे तो चलो ठीक है एक इशू हो गया, बट जैसे इलीगल कहीं पर असेंबल हो गए तो उसके लिए भी 5 से ज्यादा साल की प्रावधान है, तो क्या उसके लिए भी रिमूवल हो सकते हैं। तो इस टाइप से पहले इस बिल में वो रीजंस जोड़े जाएं, वो क्राइम्स जोड़े जाएं जिनके बेसिस में आप बोल सकते हो कि हाँ ये 30 दिन के लिए अगर मतलब जेल में भेज दिए या अरेस्ट हो गए तो इनको अपने पोजीशन से रिमूव कर दिया जाएगा। करप्शन, ठीक है, या फिर एक तरह से हमारे कंट्री के लिए सिक्योरिटी के लिए ये हार्मफुल हो जाए, जैसे सिविल सर्वेंट को सॉरी जैसे सिविल सर्वेंट के लिए भी एक तरह से ऐसा है इशू के जैसे करप्शन इन सब में इन्वॉल्व हो गए तो वो एक तरह से उनके लिए एक ओवर द लिमिट देखते हैं, एक तरह से रेड लाइन क्रॉस करना देखते हैं। तो इसी तरह इसमें भी अगर एग्जाम्पल ले तो अगर कोई नेता प्रोटेस्ट में पुलिस केस में फंस गया और उसे लॉ में 5 साल की सजा है तो टेक्निकली वह भी हट सकता है, तो पर लेकिन यह सीरियस करप्शन और टेरर जैसा कुछ है नहीं।
तो इस टाइप की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो था ये था वे फॉरवर्ड। अब तो दोस्तों, अगर इस बिल को वास्तव में अगर हमें सफल बनाना है, देखो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ये बहुत बड़ा इशू है इंडिया में, तो ये बिल तो जरूरी है, बट इसके लिए कुछ सेफगार्ड भी जरूरी है। रिमूव को अरेस्ट पर नहीं बल्कि जैसे चार्ज पर लिंक करना होगा। ओके, एक तरह से हम ट्रिब्यूनल भी बना सकते हैं, ठीक है, जो कि रिव्यू कर लेगा उनके अरेस्ट को। और दूसरा, इसका जो स्कोप है वो एक तरह से सीरियस क्राइम तक होना चाहिए। तो आज के जो हमारा जो वीडियो था इसमें हमने पूरा 130 अमेंडमेंट बिल करा है, और इसमें कुछ पॉइंट्स है, ये आप लोग नोट्स कर सकते हैं आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए, और प्रीलिम्स के लिए भी समझना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी तो जैसे बिल है, अगर ये एक्ट बन जाएगा तो एग्जाम के लिए और इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखते रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मोर जैसी इस टाइप के न्यूज आएगी वो हम आपके यहाँ तक लेते आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू टू ऑल।